स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बायोग्राफी ऑफ एक ऐसा शख्स का बायोग्राफी जिसके बारे में जानना बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी है। वो एक ऐसा इंसान था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जिसने 11 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारा, जिसने पूरा दुनिया भर में तबाही मचा के रख दी थी। उस शख्स के बारे में जिसका नाम बाद में एज अ डिक्टेटर में सबसे ख़राब डिक्टेटर तानाशाही बन के आया, उसके बारे में बात करेंगे। बायोग्राफी ऑफ हिटलर। हिटलर की बायोग्राफी आज हम देखेंगे। एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। आज हम लोग देखेंगे क्यों इतने ज़्यादा यहूदियों लोगों को मारा, कैसे मारा, क्या फ्रस्ट्रेशन थी, राइज में कैसे आया हिटलर, कैसे अपने पावर्स बनाए और फिर कैसे दुनिया में तबाही मचाई, और आखिरकार लास्ट में जाके क्यों अपनी पत्नी के साथ उसने अपने ही बंकर में खुदकुशी कर ली, सुसाइड करके खुद को मार दिया। तो सब कुछ देखेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो का टॉपिक है, चूँकि ये बायोग्राफी है तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं चाइल्डहुड, कहाँ उसका जन्म हुआ था। हिटलर का जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल को 1889 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो जर्मन के बॉर्डर के साथ और लग के था। ठीक है। फादर का नाम था एलॉयस हिटलर एंड मदर का क्या नाम था? क्लारा पॉस। ठीक है। इन दोनों के घर में हिटलर का जो है जन्म होता है। हिटलर के और भी बहुत सारे भाई बहन थे, 3-4 भाई बहन थे। हिटलर की अपने पापा के साथ बचपन से उसका अपना पापा के साथ नहीं बनता था। वो अपने मदर के साथ बहुत क्लोज था, उसकी माँ उसको बहुत मानती थी। ठीक है। और वो अपने छोटे भाई के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोज था। उसके पिताजी के साथ उसकी कभी नहीं बनी, क्योंकि उसके पिताजी थे वो ब्यूरो में काम करते थे और वो चाहते थे हिटलर भी सिविल सर्वेंट ज्वाइन करे, सिविल सर्विस को। लेकिन हिटलर कुछ और ही चाहता था। हिटलर जो था वो बचपन से ही उसके अंदर एक एटीट्यूड, एक जो अग्रेशन है ना, वो एक ऐसा जिद्दी बच्चा टाइप का, और जिसको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस टाइप का बच्चा था वो। देखने में वैसा नहीं लगता था पर वो ऐसा ही था। ठीक है। लेकिन वो अपने माँ के साथ बहुत क्लोज था, और बचपन से हिटलर जो, उसको पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी। स्कूल तो जाता था लेकिन उसको स्कूल की फंडास जो है, स्कूल के जो नियम्स है, प्रोसेसिंग है, ये सब चीज़ों में उसको लगता था ये सब चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो उसको स्कूल में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। वो 12 पास करता है, फाइनल देता भी है, लेकिन वो स्कूल ड्रॉप आउट था, उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था। और अपनी माँ के साथ बहुत क्लोज था। वो बचपन में बनना चाहता था आर्टिस्ट, उससे पहले भी वो प्रीस्ट बनना चाहता था, फिर वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग भी बहुत गंदी थी और उसका आर्ट भी बहुत ख़राब था। तो वो बहुत बार कोशिश भी करता है उसको स्कूल, फाइन आर्ट स्कूल में एडमिशन मिले, पर उसको नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग और आर्ट दोनों ही बहुत ख़राब होती थी। इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा हर्ट तो रहता ही था। एक ऐसे में भी उसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसा था, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन था। उसके बाद भी उसके साथ उसको आर्ट स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिला और उसको पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है। और क्या होता है इसके बाद कि उसकी उसकी फैमिली में जो है, पहले तो उसके ब्रदर की डेथ हो जाती है, जिस ब्रदर के साथ वो बहुत क्लोज था, छोटा भाई उसका भी डेथ हो जाता है, तो वो बहुत टूट जाता है। फिर उसकी बहन की भी मौत हो जाती है, उसके पापा का भी मौत हो जाता है, और अल्टीमेटली वो सबसे ज़्यादा तब तब टूट जाता है जब उसकी माँ उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है तब हिटलर बहुत ज़्यादा टूट जाता है, और इतने सारे घर में डेथ होने के बाद वो और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। और उस पे क्या होता है कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, तंगी जो है पैसों की, वो आती है उसकी ज़िंदगी में। तो यहाँ से हिटलर की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा स्ट्रगल्स, और भी ज़्यादा जो सरवाइव करना पड़ता है उसको, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो हारता नहीं है। वो हारता नहीं है क्योंकि वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन था, और उसमें बहुत जिद भी था, अग्रेशन भी था। तो इतना सब कुछ होने के बाद क्या होता है ना, कि उसको ऑस्ट्रेलिया की जो रोड्स है उस पे उसको दिन गुजारने पड़ते हैं। अपने पेंटिंग्स भी बेचा करता था वो बना के, और इसी से दिन भी गुजारा करता था। और इन सब चीज़ों के बारे में उसका जो क्लोज़ फ्रेंड है, इन सब वो सब अपने मतलब बुक्स में और अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं। ठीक है। और इन सब चीज़ों के बीच हिटलर के पास 2-3 ज़बरदस्त क्वालिटीज़ थी। एक तो उसको जो है, उसको मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, पर उसको हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में, तो इन सब चीज़ों में वो हमेशा डिस्कस करता था, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात करता था।
और उसकी जो लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आए वो कभी टूटा नहीं। और उसके पास जो एक और ज़बरदस्त चीज़ था, वो बहुत अच्छा बोल सकता था, मतलब बोलने की होता है ना कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, बोलने का तरीका बहुत ज़बरदस्त था उसका, बहुत अच्छा बात करता था, अपने बातों से लोगों को अट्रैक्ट करता था। तो ये चीज़ सब तो उसके पास थी। तो इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद उसके लाइफ में फाइनली ट्विस्ट कब आता है, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 किसकी वजह से होता है, जर्मनी की वजह से स्टार्ट होता है। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होके चलता है, तब तक हिटलर जो है स्ट्रगल ही करता रहता है। फिर इन सब चीज़ों में और एक क्वालिटीज़ उसके पास थी, वो बहुत अच्छा दौड़ता था। बहुत अच्छा दौड़ने की वजह से हिटलर क्या करता है, खुद को मतलब वो अचानक से देश प्रेम ऐसा, मतलब उसके अंदर देश प्रेमी बन जाता है वो। और उसको लगता है वो देश के लिए कुछ करेगा, तो वो चाहता था वो जर्मनी के लिए कुछ करे। और इसी बीच जो उसको यहूदी से अलग ही फ्रस्ट्रेशन था, वो वर्ल्ड वॉर 1 के लिए भी यहूदी को ब्लेम करता था, और हर चीज़ के लिए वो यहूदी को ही ज़िम्मेदार मानता था। वो सबसे पहले उसका एम था कि यहूदी को हटाना है, यहूदी लोगों जो जूइश पीपल है उनको यहाँ से यूरोप की जो मिट्टी है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सब जगहों से यहूदी को मिटाना है, यहूदी की कौम को ही पूरा ख़त्म करना हिटलर का मेन एम बन गया था। लेकिन उसके बाद वो खुद रनर भी बहुत अच्छा होता है, तो वो 19 जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है तो उसमें वो खुद को वॉलंटियर करता है, और उसमें वो मैसेजेस पहुंचाने का काम करता है, जितने भी डिपार्टमेंट में ऑफिशियल जो मैसेज होते हैं, युद्ध कब होगा, क्या सामान चाहिए, क्या भी कुछ भी मैसेज है, तो वो जाके कमांड्स में पहुंचाना दौड़ दौड़ के ये काम करता था। उसी बीच में उसको गोली भी लगती है, और उसके लिए उसको जो आयरन क्रॉस अवार्ड है वो भी दिया जाता है। तो अब तो हिटलर अभी बहुत कुछ आगे करेगा, अभी तो धीरे धीरे हिटलर बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अभी जस्ट उसका राइज भी अभी नहीं हुआ है, अभी जस्ट वो आया है। अब क्या होता है, इसी बीच 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी बुरी तरीके से हार जाता है, तो 1919 में मतलब जर्मनी को बहुत ज़्यादा लॉस भुगतना पड़ता है, और उनसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन कराया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में। और इस ट्रीटी में क्या बताया जाता है कि जर्मनी से बहुत सारी जो पार्ट्स है जर्मनी की वो छीन ली जाती है, और क्या किया जाता है, उसको एक्सपेंड नहीं किया जाता है, आर्मीज़ एक्सपेंड नहीं किया जाता है, और बहुत सारे पैसा जो भुगतान हुआ था जर्मनी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 में, वो सब रिटर्न मांगा जाता है। इसी बीच इन सब चीज़ों का फ़ायदा कौन उठाता है, हिटलर। हिटलर तो बहुत अच्छा बोल बोल सकता था, इसीलिए वो पब्लिक स्पीच भी देता है, और ख़ुद को बताता है कि मैं थर्ड स्ट्राइक लाऊंगा, थर्ड राइक्स बनाऊंगा। ठीक है, थर्ड राइक जर्मनी की जो ह्यूमिलेशन हुआ है, वो इज्जत मैं जर्मनी को दूंगा, मैं जर्मनी को बहुत ऊंचा तक लेके जाऊंगा। इन सब चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त स्पीच देने के बाद लोग जो है वो उनके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, वहाँ की यूथ जो है, वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ की जो जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो सब हिटलर को सपोर्ट करने लगते। उनको लगता है, क्योंकि जब ये सब जर्मनी का लॉस होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो भुगतान है वो आम इंसान को करना पड़ता है, और आम इंसान गवर्नमेंट के ऊपर पूरा फ्रस्ट्रेटेड रहती है। और इसी वजह से वो जब नए हिटलर को देखती है, हिटलर में नया जज्बा देखती है, उसके उतने बड़े बड़े बातें सुनती है, तो वो अल्टीमेटली हिटलर को सपोर्ट करने लगती है उसके बातों में आगे, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि हिटलर अंदर ही अंदर क्या चाहता है और आगे जाके क्या करेगा। तो इसके बाद क्या होता है, हिटलर जब ऐसे स्पीचेस देने लगता है, तो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वेमर रिपब्लिक, वो क्या करती है, वो हिटलर को अपने पार्टी में इनवाइट करती है, और हिटलर को बोलते हैं कि हमारे पार्टी में आ जाओ और तुम हमारा पार्टी को ज्वाइन करो। फिर हिटलर उनके बाद में अग्री करता है, क्योंकि हिटलर को आगे बढ़ना था कहीं ना कहीं से, तो उसको, क्योंकि उसका तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं, तो उसको तो कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए था खुद को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो एग्री कर जाता है। तब ना जर्मनी के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको पता होता है, ना पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है कि हिटलर आगे जाके क्या करेगा और क्या क्या तबाही मचाएगा। तो वो पार्टी ज्वाइन करता है, और पार्टी में ज्वाइन करके वो पार्टी को सबसे पहले पार्टी को ऑर्गेनाइज तरीके से बनाने की कोशिश करता है, और तभी नाज़ी पार्टी जो है वो नाज़ी पार्टी को बनाता है। ठीक है, उस पार्टी को चेंज करके अपना नाज़ी पार्टी बनाता है, और पावर में आने की कोशिश करता है। तो पहले वो जब
वो जब पार्टी को बनाता है तो उसमें वो स्वास्तिक जो सिंबल होता है ना, स्वास्तिक, ये सिंबल को यूज़ करता है। स्वास्तिक जो है वो आर्यंस का सिंबल है, सनातन का सिंबल्स है। तो हिटलर के अकॉर्डिंग आर्यंस को वो बहुत सुपीरियर पावर मानता था, बहुत सबसे ज़बरदस्त पावर मानता था आर्यंस को। तो इसी वजह से वो आर्यंस का जो स्वास्तिक साइन है ना, इसको अपने हैंड में जो साइड में बैच, एज अ बैच यूज़ करता है। और उस टाइम ये जो बैच है, ये जो स्वास्तिक साइन है, वो वहाँ का एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक सब कोई फॉलो करता है, सबको एज अ स्टाइल, उसको ट्रेंड, उसको यूज़ करने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, उसको बहुत सारे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब जब नाज़ी पार्टी बन जाती है तो वो अपने उसी पार्टी में एक एसए और एसएस करके ट्रूपर्स बनाता है अपना, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स भी आप कह सकते हैं। उस टाइप का एक मिलिट्री फोर्स बनाता है, जिसका क्या काम होता है, जिसका काम होता है जितना भी अनैतिक काम है, जितना भी ख़राब काम है, जितना भी बुरा किया जा सकता है, वो सब कुछ स्टार्ट करता है, ठीक है। उस बीच वो क्या करता है, पावर में आने के लिए, नाज़ी पार्टी को पावर में आने देने के लिए और उसको ही अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो एक बहुत मतलब जो है ना, गलत स्टेप उठाता है, जो है पर्स हॉल इंसिडेंट। इसमें वो क्या करता है, जो वहाँ की जनरल होते हैं ना, उनको मजबूर करता है अपने पार्टी को पावर में लाने के लिए, नाज़ी पार्टी को पावर देने के लिए। कैसे? बंदूक की नोक पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, अग्रेसन, ईगोइस्टिक पर्सन था, उसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी थी। तो इसी वजह से वो हर चीज़ अपने बंदूक के दम पे, अपने ज़िद पे कराता था सबसे। वो सीधे जाता है यहाँ, ये ऐसा काम वो आगे भी बहुत करेगा। तो ये फर्स्ट इंसिडेंट वो क्या करता है, वहाँ जाके जनरल के ऊपर बंदूक तान के मजबूर करता है उनको कि वो नाज़ी पार्टी को जो है उसको पावर में आने दे और उसी को अपना देश का, मतलब जो स्टेट का पावर बना ले। तो इसके बाद क्या करते हैं, वहाँ के जो जनरल होते हैं वो मजबूरन आके बाकी दो जो लोग होते हैं उनसे एक्सेप्ट, मतलब वो सरेंडर करवाते हैं और सरेंडर कर देते हैं उस टाइम पे। और क्या करते हैं, उस टाइम पे सरेंडर करके बोलते हैं ठीक है, नाज़ी पार्टी अब तुम्हारी पावर में रहेगी। ये करने के बाद वो लोग, जैसे ही हिटलर, मतलब ये सब कांड वहाँ पर्सॉल में हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देशद्रोह के आरोप में जो है हिटलर को जेल में डाल देती है। 1924 में हिटलर को पहला जेल होता है। इन सब चीज़ों में हिटलर उतना फेमस नहीं हुआ होता है, उतना हर कोई उसको नहीं जान रहा होता है, लेकिन ये जो कांड करके वो जेल पहुंचता है, इसके बाद से हिटलर रातों रात फेमस हो जाता है, क्योंकि उसके फ़ोटोज़ जो है अखबार में छपना स्टार्ट हो जाता है और वो अखबार में छप के वो आपका जो है फेमस भी हो जाता है, लोग हिटलर के बारे में जानने लगते हैं, ठीक है। और यहीं पे जब हिटलर जेल में रहता है तो उसको पेरोल वगैरह मिलती रहती है, जिसमें वो बाहर आते रहता है। और उसकी वो उसी दौरान वो जो अपना और बायोग्राफी बुक है मेन कैंप, उसको लिखता है, ठीक है। उसको मेन कैंप वो खुद नहीं लिखता है, लेकिन उसको मतलब बोल के लिखवाता है। वो मेन कैंप तब लिखी जाती है, ठीक है। फिर उसकी जो फेमस बुक है ऑटोबायोग्राफी, द मेन कैंप। उसके बाद क्या होता है, इन सब चीज़ों के बाद जो मैंने बताया था ना कि जब 1999 में जर्मनी को लॉस हुआ और जब वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी ने स्टार्ट कराया था, तो उस टाइम पे जितने भी वेपन्स वगैरह जर्मनी को चाहिए थे, जितने भी पैसे की जो फाइनेंशियल हेल्प है, वो यूएसए कर रहा था जर्मनी को। लेकिन जब लॉस हो जाता है जर्मनी, जब हार जाता है 1999 में, उसके बाद क्या होता है 1929 में, जब अमेरिका में आता है ग्रेट डिप्रेशन, जब सब कुछ अमेरिका में, जब ग्रेट डिप्रेशन आने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, स्टॉक मार्केट गिर जाता है, तो सबको, पूरा दुनिया उसके चपेट में आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर देश का जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पैसे लगे रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट गिरने की वजह से ग्रेट डिप्रेशन आता है, और ग्रेट डिप्रेशन आने की वजह से ये जो लोन, जो पैसे दिए होते हैं जर्मनी, यूएस ने जर्मनी को, वो वापस बुला लेते हैं। तो अब क्या होता है कि जर्मनी का हालत और भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि युद्ध के बाद, आफ्टर लॉस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, उसके बाद तो ऐसे में भी जर्मनी की हालत ख़राब थी। जो कुछ पार्ट्स थे जर्मनी के वो भी जा चुके थे, ऑलरेडी बहुत सारे पैसे भुगतान की तरफ देने थे, आर्मी भी एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो उसमें जो लोन है वो भी वापस बुला ले गए। तो ये सबसे अच्छा मौका था हिटलर को खुद को पावर में लाने का, जब ऑलरेडी जर्मनी की हालत बहुत बुरी थी, ठीक है। जर्मनी ख़राब ही नहीं हो सकता था उस टाइम मुड़ के। इस टाइम पे हिटलर में ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उस टाइम पे कौन था जर्मनी का प्रेसिडेंट? जर्मनी का प्रेसिडेंट था जनरल पॉल हिडेनबर्ग, ठीक है। पॉल हिडेनबर्ग जो थे वो थे जर्मनी के
प्रेसिडेंट। 1929 में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं जर्मनी में, जिस टाइम ऑलरेडी जर्मनी की हालत बहुत बुरी होती है, तो उस टाइम हिटलर सोचता है कि यही अच्छा मौका है कि खुद को पावर में लाया जा सके, क्योंकि हिटलर का मेन एम पावर में आके देशभक्ति दिखाने का या देश की रक्षा करना, देश प्रेमी नहीं था। उसका अल्टीमेट गोल था, उसको डिक्टेटर बनना था। उसका मेन दुश्मन जो था ब्रिटेन, ब्रिटेन को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने जैसे अपने कॉलोनीज़ बना के इतने सालों तक जो अपना है शासन किया था, हिटलर को भी वैसे ही शासन करना था। और हिटलर को एक आधा नहीं, हिटलर को पूरा हर एक जगह पे शासन करके उसको डिक्टेटर बनना था। ये हिटलर का अल्टीमेट गोल था। यहूदियों को तो मारता ही, यहूदियों से तो उसको नफरत थी ही। इसके बाद भी अगर उसके मन में कोई इच्छा थी तो वो थी ब्रिटेन को हरा के ब्रिटेन के जैसा पावर में खुद को लाने का। और जब मेन कैंप वो लिखता है उस टाइम पे वो इंडिया के बारे में भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है, इंडिया के बारे में वो क्या सोचता है उस किताब में वो लिखता है। उसमें उसके इंडिया के बारे में भी कुछ खास, मतलब कुछ खास क्या, कोई भी अच्छा बात उसने नहीं लिखा था। वो कभी भी नहीं चाहता था हिटलर कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश से फ्री हो जाए, ब्रिटिश से आज़ादी मिल जाए। उसने साफ लिखा था कि वो ऐसा नहीं चाहता है। ठीक है, तो हिटलर का अल्टीमेटली जो एम था वो था डिक्टेटर बनना। तो इसी बीच जब 1929 में इलेक्शन होता है, तो उस टाइम जो उस टाइम जो जर्मनी की प्रेसिडेंट होता है उसका नाम है पॉल हिडेनबर्ग। तो ये प्रेसिडेंट थे, लेकिन इनका एज 84 या 85 था तब शायद। और जैसे हमारे यहाँ पीएम सबसे ज़्यादा एक मतलब पावरफुल पोस्ट में होते हैं, तो इनको पीएम प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। वैसे ही जर्मनी में क्या बोला जाता है, चांसलर। जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है उसको चांसलर कहा जाता है। तो हिटलर चांसलर बनना चाहता था, लेकिन पॉल हिडेनबर्ग, जो कि सबको पता था कि वो उसका जो पार्टी है नाज़ी पार्टी है, और जो एसए और एसएस ट्रूप्स जो है उसके, वो सब कैसे काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से कोई नहीं चाहता था कि हिटलर बने, हिटलर को पार्टी में आने दिया जाए। तो इसी वजह से हिटलर बहुत रकम चाल चलता है और बहुत बार पॉल हिडेनबर्ग को जो है वो फोर्स करता है कि उसे बना दिया जाए, फिर भी वो चांसलर नहीं बनाता है हिटलर को। तो जब इसी बीच पॉलिटिकल पावर में कौन आएगा, इसमें हिडेनबर्ग के और दो भी मतलब दो खास आदमी थे। उसमें पेपॉन था और जो है आपका स्काइलर था। तो इन दोनों भी हिटलर की ये ओपोनेंट थे। तो इसमें ये लोग भी चाहते थे एक मतलब जो कि हिटलर बन ही जाए। तो अल्टीमेटली ऐसे करके क्या होता है कि 1932 को हिटलर को चांसलर मजबूरन बनाना पड़ता है। ठीक है, हिटलर को चांसलर बनाना पड़ता है। तो हिटलर कुछ दिन के लिए, मतलब जैसे ही हिटलर चांसलर बनता है, तो ऑलरेडी वहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटिकल तो स्ट्रगल चल ही रहा था। और उस टाइम पे क्या है कि लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट जो है, लोगों के बीच नौकरी की कमी थी, और देश की हालत बहुत बुरी ख़राब थी। तो इस टाइम पे हिटलर क्या करता है, बड़े बड़े वादा करता है कि मैं तुम लोगों को नौकरी दूंगा, मैं सबको नौकरी दूंगा। और वो अपने नाज़ी पार्टी में क्या करता है कि सबको नौकरी देता है, सबको बोलता है आओ आर्मी ज्वाइन कर लो, हम नौकरी देंगे, सबका वेलकम करता है, क्योंकि उसको अपनी आर्मी पावर बढ़ानी थी। तभी तो वो कैप्चर कर पाता ना, तभी तो डिक्टेटर बन पाता, हर एरिया को कैप्चर करता। उसका जो एम था कि चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, इन सब चीज़ों को जो कैप्चर करना चाहता था, तो आर्मी एक्सपेंड करना पड़ता। तो इसी वजह से वो क्या करता है, वो अच्छा मौका देख के इसी टाइम स्पीच देता है। और ये सब वो पब्लिक स्पीच में बोलता है कि मैं नौकरी दूंगा। और वो उम्र भी नहीं देखता है, किसी का कुछ नहीं देखता, वो सबको आर्मी में वेलकम करवाता है। सब जितने 10, 12, 14 जितने भी उम्र के हैं, सबको बोलता है आओ आर्मी ज्वाइन करो। तो इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से उसकी जो पावर है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी है नाज़ी, वो पावर में आती है। ठीक है, 1932 को 1932 को जब हिटलर बनता है चांसलर, यहाँ से वो शुरू करता है चांसलर बनते ही जितने भी वादे हैं, जितने भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो भी बोला गया था, वो सबको वो तोड़ना स्टार्ट करता है और अपना जो असली चेहरा है वो दिखाना स्टार्ट करता है। सबसे पहला काम वो क्या करता है, सबसे पहला वो करता है जो हमारे यहाँ जैसे संसद कहा जाता है, वहाँ जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है द राइक्सटैग। ठीक है, वो सबसे पहले राइक्सटैग में जाता है और वहाँ आग लगा देता है। वहाँ आग लगा के वो चाहता है कि ना राइक्सटैग रहे ना पार्लियामेंट रहे, कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि पार्लियामेंट रहेगा तो मुझे भी पार्लियामेंट की ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, तो मैं डिक्टेटर कैसे बनूंगा। तो उससे तो डिक्टेटर बनना था, तो मैं ही राजा मैं ही मंत्री, इस टाइप की पॉलिसी के साथ वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट है उसमें वो आग लगा देता है। और फिर जो अपना एसए और एसएस ट्रूपर्स है उसके साथ मिलके, अपने नाजी पार्टी के साथ मिलके, वो भयंकर जो है वहाँ से अत्याचार करना, और जो इतना जिसका जो क्रुएलिटी है वो सब स्टार्ट करता है। उसकी जो पार्टीज़ थी नाज़ी पार्टी और ट्रूपर्स, वो लोग क्या करते हैं,
उनमें सब कोई तो पागल नहीं था, उसमें सब कोई कोई चाहता था कि हिटलर अब बहुत बुरा कर रहा है, तो हिटलर को क्या क्या मतलब हिटलर को खम मतलब जो है उसके पोजीशन से गिराने की कोशिश की जाती है, और वो लोग अंदर से प्लान करते हैं कि कैसे अब हिटलर को हटाए। तो ये सब बात जब हिटलर को पता चलती है ना, तो हिटलर और भी बुरा करता है। वो एक इवेंट मतलब एक फेमस इवेंट है द नाइट ऑफ लॉन्ग मार्च। इसमें वो क्या करता है, जो जितने भी लोग उसके खिलाफ बोलते हैं या उसके पार्टी के अगेंस्ट बोलते हैं, उस उन सबको क्या करता है, कपड़ा उतरवा के जो मतलब परेड कराना होता है ना, लॉन्ग मार्च ऐसे ही चलाना रात में, ये सब करता था वो। ऐसे करके उन सबको टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, और क्या करता था, उसके जो पार्टीज़ है उसमें जितने अनएडुकेटेड, जितने बेकार लोग, जितने खून खराबे वाले लोग, उसके चापलूसी करने वाले लोग, इन सब लोगों को वो रखता है उसमें, और उनसे वो बुरे बुरे काम करवाता है। तो जब सबसे पहले तो पावर में आने के बाद जो जीना हराम करता है वो करता है यहूदी लोगों का। उसका अलग यहूदी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन था। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, बिजनेसमैन थे, पैसे वाले थे, और वो वर्ल्ड वॉर 1 के लिए भी यहूदी को ब्लेम करता था, और वो बोलता था यहूदी का जो कौम है, यहूदी का जो कम्युनिटी है, उसको पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। और ऐसा नफ़रत फैलाया था पब्लिक स्पीच में बोल बोल के यहूदी के अगेंस्ट, कि जर्मन के जो लोग थे उतने दिन जो यहूदी के अगेंस्ट नहीं थे, वो सब यहूदी के अगेंस्ट होने लगे। और वो यहूदी को मतलब वहाँ क्या बोला जाता है, घेटो यहूदी, जो एक ऐसा कम्युनिटी है जो हिंदुज़म के बाद जो रिलीजन है उसका जूडाइज़्म, वो सबसे पुराना धर्म में से एक यहूदी धर्म है। और उनके लोग जो है बहुत पहले से अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रगल। अभी सिर्फ इज़राइल बचा है, इज़राइल यहूदी लोगों का एक अकेला देश जो है, अकेला देश बना है। इसके ऊपर मैं अलग से एक यहूदी के ऊपर वीडियोज़ लाऊंगी। और ये जो होलोकॉस्ट हुआ था उनके साथ, ऑस्टिज जो कैंप बनाए गए थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जिसमें यहूदियों के साथ हिटलर ने दरिंदगी से बहुत ब्रूटलिटी के साथ उनको मारा था, इन सब के ऊपर तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। मैं हर थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ था। तो हिटलर इसी वजह से यहूदी से बहुत जलता था। ठीक है, उसको बहुत जलन थी कि कैसे कोई बाहर का आके हमारे यहाँ ऐसे अपना बिजनेस करेगा बड़े पोजीशन में। अभी भी आप बड़े पोजीशन में देखोगे तो यहूदी यहूदी लोग ही है। तो यहूदी मार्क जुकरबर्ग भी यहूदी है, आइंस्टाइन भी यहूदी थे। तो यहूदी लोगों से इसी वजह से उसको इतना ज़्यादा नफरत थी, और वो चाहता था यहूदी का कौम पूरा बर्बाद हो जाए, यहूदी रहे ही ना। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या करता था, ढूंढ ढूंढ के उसकी जो पार्टी थी, नाज़ी पार्टी के जो मेंबर्स थे, वो सब ढूंढ ढूंढ के यहूदी को घर से पकड़ पकड़ के लाते थे, और उनको पता भी नहीं होता था कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है। सिर्फ वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते तो जो सेंसस की रिपोर्ट होती है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती है, वहाँ से वो ढूंढते थे कि कौन यहूदी है, क्या एड्रेस है, और वहाँ से जाके उनको पकड़ के लाते थे। और यहूदी लोगों के लिए वो घेटो घेटो वर्ड का यूज़ किया जाता था, मतलब सबसे नीचा। उनका जो रहने का एक अलग से एक एरिया होता था जहाँ सिर्फ यहूदी लोग रहते थे, और वो घेटो का प्रयोग जो है शब्द यहूदी के लिए यूज़ किया जाता था। और वहाँ से पकड़ पकड़ के यहूदी लोगों का जो डिटेल्स से निकाल करके लाया जाता था उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। उनको ये बोल के कि मतलब कहाँ ले जाया जा रहा है उनको पता भी नहीं होता था, उनको सिर्फ पकड़ के ले जाया जाता था। और आपको अगर याद होगा, एनी फ्रैंक जो है, उनका जो बुक है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो वो उनको उनका जो परिवार था ना, 2 बहनें और उनकी माता पिता, उनके मम्मी पापा और 2 बहनें, उनको भी छिपा के रखा गया था। वहाँ से उनको ढूंढ के ला के उनके पापा को अलग, और उन बच्चों दो दो बेटी और उनकी माँ को अलग रखा गया था। और जब कॉन्सेंट्रेशन मतलब जब लास्ट में जब बच के कोई यहूदी जितने बाहर आए, उनमें से उनके फैमिली में सिर्फ उनके पापा थे जो बच के बाहर आए, बाकी सब मारे गए थे, उनके बीवी और दोनों बेटी। ठीक है, तो ऐसे करके अगर वो कोई जर्मनी, सब तो अब बुरा नहीं होता, कोई अगर छिपा के रखना भी चाहे, तो नाज़ी पार्टी के जो मेंबर्स थे वो जाके उनको धमका के आते थे कि अगर तुमने यहूदी में किसी भी यहूदी लोगों को छिपा के रखा है तो तुम लोग भी मारे जाओगे। मतलब हिटलर का ऐसे एम था कि कहीं भी किसी भी कोना में छुप के भी एक यहूदी ना बच पाए। यहूदी का जो कौम है, यहूदी का जो कम्युनिटी है, उनके वंशज कोई भी ना बचे, फ्यूचर जनरेशन मतलब कोई आए ही ना। इतना ज़्यादा उसको नफ़रत है कि चाहता था पूरा यहूदी जो वंश है, पूरा कम्युनिटी है, पूरा जात जो है वो ख़त्म हो जाए। इसीलिए वो ढूंढ ढूंढ के सबको कंसंट्रेशन कैंप में लेके जाता था। जर्मनी में जगह 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 कंसंट्रेशन कैंप खुल गए थे।
उसमें सबसे फेमस है ऑस्ट्रिच कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जिसमें सबसे ज़्यादा यहूदियों को मारा गया। तो पहले क्या किया जाता था, अगर 12 लाख लोग मरे हैं तो उसमें 11 लाख तो यहूदी ही थे, 1 लाख बाकी लोग होंगे। तो उसमें जब यहूदी लोगों को लाया जाता था ना, तो सबसे पहले देखा जाता था, मतलब छटाई होती थी कि कौन वीक है, कौन बच्चे हैं, कौन काम नहीं कर सकता है, कौन औरत काम नहीं कर सकती, ऐसे करके छटाई होता था। उसके बाद जो वीक लोग होते थे उसको एक लाइन में किया जाता था, और ले जाते ही उनको बोला जाता था तुमको मतलब आपको नहलाने के लिए ले जाया जा रहा है, और उसके बाद उनको उस गैस चेम्बर में ले जाया जाता था, और वहाँ पे उनको उस गैस के ज़रिए 5-10 मिनट में उन सब लोगों को मार दिया जाता था। पहले ही 1000-2000 लोग तो ऐसे ही मार दिए जाते थे। फिर जो बचता था उनसे बहुत बुरी तरीके से जो लेबर जो काम है अनहाइजीनिक प्लेस में रखना, उनके ऊपर टॉर्चर करना, उनको खाना इतना देना कि ताकि वो ज़िंदा रह सके। उनकी हालत आप देख के पता चल ही जाएगा आपको कि कैसा उनका हालत था। तो इन सब चीज़ों इतना सब करके वो यहूदियों लोगों को सिर्फ मार रहा था, और इतना सब से भी उसका मन नहीं भर रहा था। इतना क्रूएल, इतना पागल, इतना घटिया इंसान था हिटलर कि इतना सब करने के बाद भी उसको मन नहीं भरा। तो वो क्या करता था, एक अलग से हॉस्पिटल जैसा उस कैंप में जो बनाया हुआ था, वहाँ उसमें क्या होता था कि औरत जो है उस पे रिसर्च, जो यहूदी औरतें थी उनको रिसर्च के लिए ले जाया जाता था, ताकि ऐसा क्या किया जाए कि वो बच्चा पैदा ना कर सके, कैसे वो और बच्चा कभी पैदा, ताकि कोई यहूदी बच्चा पैदा ही ना हो, उसके फ्यूचर जनरेशन बने ही ना। तो आप सोच सकते कि कितना लेवल का फ्रस्ट्रेशन, कितना लेवल का जेलसी जो है वो हिटलर के मन में था, कि वो दरिंदगी की इतने लेवल तक चला गया कि वो औरतों पे रिसर्च करता था ताकि कोई यहूदी बच्चा जन्म ना ले। जब लास्ट में ये कंसंट्रेशन कैंप में जितने भी लोग बच गए, उनको जब रेड आर्मी ने बचाने की कोशिश की और जब बचा रहे थे, तब हिटलर जब वहाँ से भाग रहा था, हिटलर की जो नाज़ी पार्टी और उसका जो आर्मी जब भाग रहा था, तो वो यहूदी को ट्रांसफ़र कर रहे थे यहाँ से वहाँ। ये सब बात इंटरव्यू में एक औरत बताती है जो बच के आई है, वो आप एक न्यूज़ चैनल है BBC, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो बताती है कि वहाँ से जब उसको भगाया जा रहा था ना, बाकी को तो ले जाया जा रहा था, और बाकी जितने पीछे छूट रहे थे उनको आग में जलाया जा रहा था। तो बहुत सारे तो बच्चों को आग में जला के मार दिया गया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, और जो बच गए उसको रेड आर्मी ने जिसको रेस्क्यू किया वो बचा। तो इतना गंदा टॉर्चर यहूदी के ऊपर हो ही रहा हो, मतलब हिटलर करता था। तो इसके ऊपर मैं ज़रूर डिटेल्स में एक वीडियो लाऊंगी कि क्या क्या और क्या क्या होता था। ठीक है, इस पीरियड को क्या कहा जाता था, होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट पीरियड। अब इसका अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वर्ल्ड वॉर 2 में और वर्ल्ड वॉर 1 में इसके बाद क्या हुआ वो हम लोग बाद में देखेंगे। उसमें हम लोग ये भी जानेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट में आएगा कि कैसे उसके बाद हिटलर का जो डाउनफॉल है स्टार्ट हुआ, कैसे उसने बाकी रसिया को कैप्चर, ब्रिटेन फ्रांस को कैसे कैप्चर किया, और उसके बाद ये भी हम लोग देखेंगे कि सुइसाइड के आखिरी दिनों में हिटलर क्या कर रहा था और क्यों सुइसाइड किया, वो सब एक एक चीज़ हम देखेंगे। तो अगर आपको पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और पार्ट 2 जल्दी आएगा।